और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है फेसबुक लाइव का और एक महत्वपूर्ण चर्चा का जिसका सभी को इंतजार था, बजट, आम बजट, और उसी पे हम चर्चा करेंगे आज। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि 8वीं बार उन्होंने आज बजट पेश किया और कई बड़े ऐलान किए, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने बड़े बदलाव किए। और आज बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, आम बजट जिसका हम सभी को इंतजार रहता है और उस पर चर्चा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, आखिरकार किस तरह के ऐलान किए गए हैं। फिर सबसे बड़ा सवाल तो बजट को लेके मेरा ये भी रहेगा कि पहले अगर हम देखा करते थे तो बजट फरवरी के एंडिंग में आया करता था, अब 1 फरवरी को बजट आने लग गया है। ये बदलाव क्यों यहाँ पर देखा गया है? हर्षदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब से मोदी जी ने जो है वो कुछ चेंजेस किए हैं, उनमें से एक चेंजेस ये था कि हिंदुस्तान और ब्रिटिश का टाइम, जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे तो बजट जो है शाम के 5 बजे आया करता था। तो 5 बजे जब इंडिया में 5 बजते थे तो ब्रिटिशर में दिन होता था, मतलब उनका डे स्टार्ट होता था। तो हमारा बजट जो है उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से उनके टाइम को सूट करता था। और जो हमारा जो 28 फरवरी को बजट रखते थे वो मोदी जी ने चेंज करके 1 फरवरी एक डेट डिसाइड की। तो दोनों ही चीजें अब ऐसा कह लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर सोच के साथ में मोदी जी की बजट के टाइम, जो एक छोटी सी बजट आपको लगता है छोटा है, लेकिन बजट एक ऐसी चीज है कि अर्थव्यवस्था, देश में आदमी की अर्थव्यवस्था किस तरह से मूव करेगी, देश किस तरह से मूव करेगा, ये सारा के सारा उस देश की अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करता है। और अर्थव्यवस्था को डिसाइड करने के लिए ये एक बहुत जरूरी है कि आप उसका प्लानिंग कैसे करें, कैसे कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा, कहां कहां किस किस क्षेत्रों में पैसा लगना चाहिए ताकि देश उन्नति की राह पर आगे बढ़े। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत छोटा था टाइमिंग को लेकर के, मैं मानता हूं कि थोड़े सी चेंज से भी बहुत बड़ा चेंज नजर आने लगा है। और जैसा आपने कहा कि निर्मला सीतारमण जी ने 8 साल लगातार जो है बजट पेश किया है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी आदमी लंबे टाइम तक अगर किसी सिस्टम में रहता है तो उसके लिए अगर उसकी डेडिकेशन है कि उसको अच्छा करना चाहता है तो उसको पूरा टाइम मिलता है। क्योंकि आज की डेट में जहां पर गवर्नमेंट्स ऐसी हैं, जहां मिली जुली सरकार है, जहां पर जो है बार बार सीएम बदलते हैं, उनकी प्रायोरिटी बदलती है, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से सलाह देते हैं। और जिस हिसाब से देश को आगे ले जाने का कमिटमेंट इस मौजूदा सरकार में है, तो बजट के अंदर इस बार इस तरह की बातें रखी गई हैं कि आपको लगेंगी बातें जो है वो बहुत छोटी छोटी हैं, कि बातों में बहुत ज्यादा जो है आपको लगा कि कोई बहुत वैश्विक परिवर्तन नहीं हुआ, एमएसपी पे कोई चेंज नहीं हुआ, या जो है वो आपको ओल्ड ओपीएस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज क्या क्या हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे छोटे चेंज हो वो जाकर के आगे बड़े बनेंगे। और इसीलिए बजट हर बार महत्वपूर्ण होता है, हर साल का बजट महत्वपूर्ण होता है कि हमारा देश किस रास्ते पे जाएगा और वहां उस पर जाने के लिए कौन कौन से फिगर्स, कौन कौन सी चीजें उसको सपोर्ट करेंगी। सर, सबसे पहले तो सर हम अगर न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ा बदलाव इसमें देखा गया है कि 12 लाख की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए रखा जाएगा। पिछले 4 साल का अगर हम देखें तो आईटी रिटर्न एक साथ कर सकेंगे दाखिल, जो भी रिटर्न होंगे वो एक साथ हम मैनेज कर सकते हैं। उसको लेकर सर क्या सोचते हैं? इस तरह ये राहत मिलती हुई भी क्योंकि यहाँ पर दिखाई दी है टैक्स पेयर्स को। हर्षदा, सबसे पहले तो जो कर्मचारी वर्ग है वो ऑलवेज ये डिस्कस करता है कि बजट में उसको क्या छूट मिली, उसके साथ जो है वो सरकार ने इस बार क्या ध्यान दिया। तो अगर आप सिर्फ एक फंडे को देखेंगे कि सब 12 लाख की छूट 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन बरकरार रखा, तो ये भी एक सूटेबल पॉइंट है। और जो उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल का बजट, पिछले 4 साल का टैक्स आप भर सकते हैं, तो ये एक ऐसी बात है कि कई बार लोग जो है वो देश की उन्नति में कभी ना कभी जो है वो सहायता करना चाहते हैं। तो उनको अगर ऐसा लगता है कि वो पिछले टैक्स को भी भरे, वैसे तो ऐसे लोग जो है वो सरकार जब पकड़ती है तो पिछले टैक्स के बारे में जब बात करती है तो लोग जो है वो बड़ी मुश्किल होती है उनको, लेकिन अब भी कोई डेडिकेटली अगर करना चाहेगा तो एक अपॉर्चुनिटी दी है। दूसरा, जो इस तरह की बात होती है कि साहब जो है वो आपको टैक्सेस में आपको डायरेक्ट छूट कितनी मिली, उसके अलावा इनडायरेक्ट छूट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जो रिटायर्ड पर्सन है, जो 2-2 मकान मेंटेन करते हैं, जहां उनके पास में टीडीएस जो है सिर्फ 2.40 पे डिडक्शन था, अब वो 6 लाख कर दिया गया। क्योंकि आज की डेट में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पेंशन नहीं मिलती, जहां उनको रिटायरमेंट के बाद में उनका घर चलाने के लिए जो उन्होंने एसेट्स बनाए हैं उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। किसी आदमी का कोई मकान है, उसका किराया आ रहा है और उसके 2.5 लाख से ऊपर के किराए पर उसका अगर टैक्स डिडक्टेड होता है, अब उसकी रेंज को अगर 6 लाख कर दिया गया तो कंफर्टेबली वो अपने परिवार को उस इनकम से चला सकता है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। और खासकर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हीं की जो इनकम उन्होंने दिन जो सैलरी से जमा की है और उसका जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट प्लान किया था उसका रिटर्न उन्हें प्रॉपर्ली मिलना शुरू हो जाएगा। तो छोटी छोटी सी बातें, मैं 12 लाख की बात के साथ साथ में इनको भी जोड़ूंगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है।
और सर कई ऐसे बदलाव भी, चाहे हम जब टैक्स को लेकर कहें, हम एमएसएमई सेक्टर को लेकर उसको बढ़ावा देने के लिए भी 5 करोड़ से बढ़ाकर उसको 10 करोड़ कर दिया गया है। इसमें कितना फायदा है, क्योंकि देखिए इसे बढ़ाया गया है तो ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के जब बजट हम कोई भी, जब वो पूरी टीम बजट बनाती है और साथ ही साथ हम संसद भवन में 8 साल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं, तो हमेशा से विपक्ष का कोई ना कोई ये भी तंज होता है, वॉकआउट कर जाता है। और साथ ही साथ वो हमेशा से कोई भी, चाहे किसी भी स्टेट को अगर बजट ज्यादा मिलता है तो वो यही बोलते हैं कि जहां बीजेपी की स्टेट है वहां बजट ज्यादा दिया गया है। हर्षदा, 2 क्वेश्चन आपने इकट्ठे पूछे, एमएसएमई पूछा। हर्षदा, आज की डेट में जो मेड इन इंडिया है उसके लिए जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए बहुत से युवा बहुत आगे आ रहे हैं, लेकिन उनको फंड की कमी आती है। तो ये फंड की जो है वो प्रोवाइड जो है वो केंद्र सरकार कोई ना कोई बजट में अपना प्रोविजन रखेगा, तब जाकर के वो स्टार्टअप ऑन हो पाएंगे और उन स्टार्टअप के साथ में युवा जो है वो देश को आगे बढ़ा पाएंगे। तो जो अभी एक इस बजट में एक आई है कि SC/ST वुमेन्स को, खासकर उनको जो स्मॉल सेक्टर्स में काम कर रही है या मीडियम सेक्टर्स में काम कर रही है, उनको जो लोन की अथॉरिटी है, जो उनको पे कार्ड दिया गया है, वो एक बहुत बड़ा ऐसा कार्ड है, ट्रम्प कार्ड है कि कोई भी वर्ग, कोई भी समाज देश की प्रगति में पीछे ना रहे, सब लोग आगे बढ़ के काम करें। इवन छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जहां पर आपका टैक्स को जो है उन्होंने बहुत फ्लेक्सी किया गया है, बुजुर्गों के साथ भी 50% टैक्स में 50,000 जो है टैक्स में रिबेट किया गया। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपने कहा। दूसरा आपने कहा कि जिन स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं उन स्टेट्स में क्या बजट को एक्स्ट्रा एलोकेशन किया जाता है। बिहार की हम अगर मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि देखो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं हर्षदा, जहां पर पॉपुलेशन की दृष्टि से, जहां पर पुराने जो है जितना उनका जो क्राउड है या जो उनके डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो है, तो क्या आप उन स्टेट्स को आप इक्वल नहीं लाना चाहेंगे? तो फंड अगर एक डेवलपिंग स्टेट को देते हो और एक डेवलप्ड स्टेट को देते हो तो डेवलपिंग स्टेट को इक्वल आने के लिए चांस चाहिए। बिहार में इस वक्त जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिहार में जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली हाँ ये इलेक्शन ईयर जरूर है तो आप कह सकते हो, लेकिन बिहार को इस फंड के साथ में उसको मेन स्ट्रीमलाइन में और जुड़ने के लिए बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि अभी भी जब कभी भी बात होती है तो बिहार और यूपी के जो कामगार हैं जो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, जहां पर वो जाकर के उस स्टेट्स को डेवलप करते हैं, तो अगर बिहार को भी फंड दिया जाएगा तो बिहार के डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान होगा। हाँ, आप इलेक्शन की दृष्टि से जोड़ रहे हैं तो मैं मान सकता हूं कि इलेक्शन ईयर है, लेकिन इसके अलावा भी बिहार सदा ये मांग करता रहा है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि उनको और फंड मिले। लेकिन मोदी जी ने जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब को स्टेट्स का फंड दिया। इवन राजस्थान को भी अगर आप कहें, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि राजस्थान को भी जो है 10,000 करोड़ जो है वो लास्ट ईयर के जो उनको एलोकेटेड फंड था, केंद्रीय जो कर जमा होते हैं उससे हमें ज्यादा मिला है। अब ये 6.25% जो है राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ करके अगर हमने ज्यादा दिया तो हमें भी ज्यादा मिला, तो हमें 10,000 करोड़ रुपए राजस्थान को इस बार ज्यादा मिला। हाँ, बहुत सी चीजें जो राजस्थान में, पेयजल परियोजना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, राजस्थान स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें भी केंद्र ने इस बार हमें बजट का प्रावधान रखा है। तो ये एक राजस्थान के लिए भी अच्छी बात है कि जहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, परिवहन है, उसमें भी केंद्र ने देखा और 10,000 करोड़ पिछले साल के कंपैरेटिवली हमें ज्यादा मिलना, ये भी एक प्लस पॉइंट है। सर 10 करोड़ जो ये ज्यादा हमें आवंटन हुआ है, इसके अंदर राइजिंग राजस्थान का भी अगर मैं जिक्र करूं तो किस तरह का रोल प्ले इस बजट के हिसाब से कर सकता है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? अर्षिता, बहुत सही बात कही कि जब कोई भी स्टेट डेवलप होगा, राइजिंग राजस्थान के लिए एक मोटो होगा, एक मिशन होगा कि हमें स्टेट को वहां तक लेकर के जाना है जहां पर जो है वो हम लोग अपने लोगों के लिए काम कर सके, स्वच्छ जल प्रदान कर सके, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा स्वास्थ्य दे सके। तो उसके लिए अगर हमें केंद्र से भी अगर बजट का एक पार्ट मिलता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है राजस्थान के निवासियों के लिए कि अब हम भी जो है वो अपनी रेस को, अपनी प्रगति की रेस को डबल स्पीड से करेंगे। और केंद्र इसमें हमें पूर्ण रूप से सहायता दे रहा है, क्योंकि हर बार एक स्टेटमेंट यूज होता है डबल इंजन सरकार। तो अगर डबल इंजन सरकार है और उसका फायदा राजस्थान को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि केंद्र बहुत सी योजनाएं जो लाता है उसको अगर स्टेट लागू नहीं करता, जैसे पश्चिम बंगाल और दिल्ली में जो स्वास्थ्य को लेकर के जो प्रधानमंत्री की योजना थी उन्होंने लागू नहीं की, तो अब वो बजट की बात करते तो बजट तो किसी फंड से ही एलोकेटेड होता है। अगर आप किसी को ऐसे तो हाथ में पकड़ाएंगे नहीं कि आप पैसा पकड़ लो और अपने हिसाब से यूज कर लो। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ लगा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर आप राजस्थान में बजट आया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क परिवहन को लेकर के, तो डेफिनेटली राइजिंग राजस्थान के साथ साथ में केंद्र का भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा कि हम फास्ट गति से आगे बढ़े।
सर अगर हम यहाँ पर हेल्थ के सेक्टर में बात करें तो कैंसर हो, गंभीर बीमारी हो, कि आजकल सर अगर कोई भी आम बजट इसको नाम दिया गया है, आम बजट ये होता है तो आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और आजकल सबसे जो मेनली, हालांकि महंगाई बहुत बढ़ गई, लेकिन दो सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों में ही अच्छे से बजट आना, आवंटन हर स्टेट को देना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी को लेकर जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हैं और तमाम दवाइयां हैं, उस पर भी ड्यूटी फ्री किया गया है। टीवी मोबाइल्स की अगर हम बात करते हैं, अलग अलग मेडिसिन की बात करते हैं, उन पे भी ड्यूटी फ्री किया गया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हर्षदा, तीन चीजें हैं। आपने पहली बात की कि स्वास्थ्य को लेकर के 36 मेडिसिन को टैक्स फ्री किया गया है, टैक्सेस में रिडक्शन किया गया है। हर्षदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजनाएं हैं जितनी भी, उन सब में 5 लाख तक का जो है इलाज मुफ्त है। और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो 70 साल से ऊपर सभी को इलाज मुफ्त है। तो जब इलाज मुफ्त होगा और टैबलेट और दवाइयां अगर उन पे टैक्सेस होगा तो कहीं ना कहीं उसका लोड तो पड़ेगा। इलाज मुफ्त होने का मतलब ये नहीं है कि सब जो केंद्र को उसकी चीज का कॉस्ट नहीं करना पड़ रहा। और टैक्सेस अगर ओवरड्यू होंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो उस पेशेंट के नाम पे नहीं, लेकिन केंद्र अगर उसको रिडक्शन करता है तो डेफिनेटली जो है वो एक तंत्र ऐसा बनेगा जिसमें कॉस्ट ट्रीटमेंट की कम होने लगेगी। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके लिए अभी भी भारत जो है बाहर से दवाइयां मंगाता है और उन पे टैक्स जो है वो पड़ता है। तो अल्टीमेटली अगर वो प्रधानमंत्री योजना का फायदा नहीं लेते तो बहुत सी दवाइयां बहुत महंगी हैं। तो पहली बात तो उनसे मरीज को राहत मिलेगी। दूसरी बात, आपने जैसा अभी दूसरी बात कही थी कि कौन सी बात थी आपने जस्ट मुझसे कहा था कि स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा की बात, शिक्षा की बात की थी। तो स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी चीज है, अब मोदी जी ने हर स्कूल को इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का वायदा किया है। तो अब आप ये देखिए कि शिक्षा जो है कि स्वास्थ्य के बाद में शिक्षा एक ऐसी चीज है कि कभी भी कोविड आया नहीं आया, सब जगह पे इंटरनेट से पढ़ाई शुरू हुई। प्रेजेंस, एब्सेंस और बहुत सी चीजें जो स्कूल्स तक इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रली आनी चाहिए, वो सब धीरे धीरे करते हुए इंटरनेट के थ्रू स्कूल जुड़ेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार आएगा। देन 75,000 अगले 5 सालों में 75,000 नए एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए इन्होंने सीट निकाली है, मतलब बढ़ाई है। तो अगर आप ये देखिए कि देश जो है अगर इतना आगे बढ़ रहा है, जहां डॉक्टर्स की कमी को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन जो हो रही है उसके लेवल को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से इंप्रूव करने के लिए कोशिश की गई है, जहां मरीजों के लिए 36 दवाइयों पर, और जहां पर एक चीज वाहन की बात करूं, ईवी वाहन पे टैक्सेस को कम किया गया है। तो मैं हर्षद एक बात कहूं कि आज की डेट में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो हम ऑयल के लिए कंट्रीज पे डिपेंड करते हैं, और ईवी हमारा सोलर है जो भारत में 4 ऋतुएं बदलती हैं, उसका फायदा क्यों नहीं उठाया जाए? आज वर्ल्ड में सब जगह पे जो है वो ईवी को लेकर के बहुत ज्यादा जो है उन्होंने बना तो ली, लेकिन वो ईवी को चार्ज करने के लिए सोलर का या कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ वो अपनी ईवी को चार्ज करने के लिए एक ही नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में तो सोलर को लेकर के भी इतना ज्यादा काम हो रहा है, तो ईवी गाड़ियां अगर सस्ती होंगी, आम आदमी के अप्रोच तक होगा, तो पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। और साथ साथ में जो ईवी को लेकर के विकास हो रहा है, जो सोलर का फायदा मिलने वाला है, वो डाउन द लेन तक जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि टैक्सेस में ईवी के लिए भी जो है वो एक, और बैटरी वगैरह, जैसा आपने सेलफोन के बारे में कहा, तो वर्ल्ड में हिंदुस्तान में सेल यूजर सबसे ज्यादा है। तो अब सेल यूजर भी हो गए, नेट भी जो है वो आपको अफोर्डेबल हो गया, तो अल्टीमेटली उसकी मेंटेनेंस को भी अगर और सस्ता कर दिया जाएगा तो लोगों पे ये एक और चीज प्लस करेगी। सर 75,000 का हमने यहाँ पर जिक्र किया कि मेडिकल सीटें एमबीबीएस के लिए बढ़ाई गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स को भी बढ़ाया गया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि एआई का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है, एआई का बहुत यूज होने लगा है। आने वाले समय में भी इसका देखने को मिलेगा, काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इसके देखने को मिलेंगे। उसको लेकर भी ये एक ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया है, इनको सेंटर्स को बढ़ाने का। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हर्षदा, रोबोटिक इंजीनियरिंग एंड एआई दो ऐसे सेगमेंट हैं इंजीनियरिंग सेक्शन में जो कि हेल्प करेंगे, क्योंकि आज ये देखा गया है कि बहुत सी चीजें हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग जो है वो कोई हेल्प के लिए कोई पॉइंट ढूंढते हैं, कोई रिसोर्सेज ढूंढते हैं, लेकिन एआई एक ऐसी चीज है कि जहां पर आप अभी किसी चीज को डालिए और आपको उसका पूरा मैसेज मिलेगा, पूरा समाचार मिलेगा। गूगल के साथ साथ में एआई ये भी पहचान सकता है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, आपका मेंटल लेवल, आपके बैकग्राउंड को देखते हुए किस तरह से जो है बिहेव करता है, तो वो आपको इस सिचुएशन पे कैसा बिहेव करेगा। तो एआई इज जस्ट लाइक योर फ्रेंड, कि आपको आपके बारे में अपने से ज्यादा वो जानता है। तो एआई एक ऐसी चीज है जो कि अगर और ज्यादा अच्छे पॉजिटिविटी के साथ काम करेगी
तो मैं तो कहूँ हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में सब जगह पे एआई और रोबोटिक इंजीनियरिंग पे इतना काम हो रहा है कि मैन को, पहले तो लोग इन सब चीजों से कहते थे कि मैन पावर की यूज कम हो जाएगा, नौकरियां कम हो जाएंगी, ये कम हो जाएगा, बहुत सी चीजें ऐसी बात होती है। लेकिन मैं कहता हूँ अर्षिता कि कभी भी कोई भी नई चीज आती है तो वो डेवलपमेंट में एड ऑन होती है। अगर उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे तो वो चीज बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाएगी। जैसे पेजर के बाद में मोबाइल आया, तो पेजर भी बनते बनते बहुत साल लगे थे, लेकिन मोबाइल ने पेजर को कुछ भी दिनों में यूज नहीं हुआ तो खत्म हो गया। तो इसी तरह से एआई, रोबोटिक इंजीनियरिंग, इतना रिसोर्सेज हैं, अगर उनको प्रॉपरली यूज होगा आने वाले टाइम में, अगर उन पे फंडिंग होगी, अगर उनके डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाएगा, वो नए से नए, आप देखिए ना, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि ये जो ड्रोन है ना, पिछले 5 सालों में ड्रोन सुन रहे थे। अभी मैंने ड्रोन के बारे में जो यूजेज पिछले साल कहा गया था, ड्रोन जो बनाएगा उसको जो है वो ये फैसिलिटी दीजिएगा। आज ड्रोन इंडिया का एक पार्ट बन गया है। कृषि से लेकर के आप जो है वो छिड़काव तक ड्रोन से हो रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी ड्रोन से हो रही है। ड्रोन अपनी लाइफ का एक पार्ट बनने जा रहा है, जबकि इंडिया में ड्रोन बनते नहीं थे, है ना। तो आप मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया करोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड जो है वो आपको रियली हेल्प करेंगे। अभी जो छोटे, जो एमएसएमई की बात कर रहे थे, चाइना से खिलौने आते हैं और चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट कवर करता है। हिंदुस्तान का 73% जो है वो खिलौने चाइना के हैं, जहां पर छोटी बैटरियां, ये वो लिथियम पे काम होता है। तो हम लोग अब इंडिया में मेड इन इंडिया के बाद में इतना प्रोडक्शन शुरू हो गया है खिलौनों का, छोटे छोटे बच्चों के, उसका, कि हमें बाहर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से ये बजट नहीं है, ये देश की उन्नति के लिए जो सोचे गए पॉइंट्स हैं उनको क्यूमुलेट करके एक चेन बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं और एक माला बनाते हैं कि हम किस तरह मूव करेंगे, कहां हमें हेल्थ सेक्टर में जरूरत है, कहां हमें एजुकेशन सेक्टर में जरूरत रहेगी। ये मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के बजट में बहुत छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दिया गया है। संजीव जी, अगर हम अपने देश के अन्नदाता की बात करते हैं तो उनके लिए भी एक ऐलान किया गया है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 5 लाख हुई है। इसको लेकर क्या सोचते हैं, और साथ साथ जो ये घोषणा की गई है इससे कितना फायदा किसानों को मिलने वाला है? देखो, 2 तरीके होते हैं। किसी भी आदमी को, किसी भी कम्युनिटी को आप एक्नॉलेज करते हैं, एंडोर्स करते हैं। पहला तो ये होता है कि साहब, जैसे कि आप एमएसपी कर दीजिए, आपकी जो फसल है उसमें फिक्स कर दीजिए। लेकिन मैंने पहले भी एक जगह पे जिक्र किया था, एमएसपी पूरे देश में जितनी फसलें पैदा होती हैं सबको लेकर के एक लंबा डिबेटेबल इशू है, एक लंबा जो है वो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग इशू है। लेकिन जो किसान क्रेडिट कार्ड को 5 लाख तक कर दिया गया, ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको करंट देता है। अगर आप बाय द वे आप हिम्मत हार गए, आपकी एक फसल खराब हो गई, आपका फसल खराब होने के बाद आपके पास में दूसरी फसल के लिए पैसा नहीं है और आपको कोई दूसरा बंदा जो है वो पैसा देने के लिए तैयार भी नहीं होता, तो आप, सरकार आपकी हेल्प करिए कि आप फसल को प्रोड्यूस करो। तो हर बार सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। आपको जो है वो, अगर आपको पैसा दिया गया और आपने फसल प्रोड्यूस की, तो आपकी फसल जो अच्छी आने वाली है उससे कई फायदे इकट्ठे हो जाएंगे। आपका खुद का भी जो है वो, जो आपका उत्साह डिमोरलाइज हो गए थे वो भी बढ़ेगा, और देश को तो डेफिनेटली, जो आपको छोटा सा 5 लाख की एक किसान कार्ड को बढ़ाया गया है, उसके अलावा आप जो है वो बहुत जो है इजीली और कंफर्टेबली आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा सिस्टम है कि आपकी एक कैपेसिटी को बढ़ावा दिया गया है। सर, बिहार के लिए भी ऐलान हुआ है कि मखाना बोर्ड बनेगा, इसको लेकर क्या जानकारी, किसानों के लिए राहत, किस तरह से राहत प्रदान करेगा? आपने जैसे भी शुरू में बोला कि एमएसपी और ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये चुनाव के आसपास, अभी कभी राजस्थान की बात होती थी तो हम ये कहते थे कि भुजिया उद्योग को बहुत सहायता दी गई है, मखाना उद्योग को बहुत सहायता दी है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अगर आप उनके नीचे अंडरलाइन कर दे तो ऐसा लगता है कि बिहार को स्पेशल सहायता दी गई। हाँ, लेकिन बिहार में मखाना ज्यादा पैदा होता है और उसके लिए कुछ ऐसा किया गया है। तो अब इस वक्त आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं कि बिहार को दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली तो देखो, कोई ना कोई बजट में इतना 2 घंटे का बजट प्रेजेंटेशन होता है और उसके बाद इतने डिस्कशंस और इतने पॉइंट्स होते हैं, तो छोटी मोटी चीजें अगर किसी को मिल रही हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए फायदा हो रही है तो सबके लिए अच्छी बात है। और मैं कहूंगा कि हर एक आदमी को डायरेक्ट वे में मिले ना मिले, इनडायरेक्ट वे में तो उसका कहीं इम्पैक्ट आता है। और सबसे बड़ी बात सर ये भी तो हो जाती है कि सेंट्रल का बजट है, सिर्फ एक स्टेट को हम नहीं देख सकते, सेंट्रल पे पूरा वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि हर स्टेट को हमें देखना है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि जहां पर चुनाव हो रहे हैं तो वहां को अगर आप एड्रेस बार बार भी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पीपल आर थिंकिंग के साथ जो है वो हमारी तरफ ध्यान दिया गया। लेकिन मोदी जी ने तो सभी सेगमेंट को ध्यान दिया है। आपको नए शिक्षा के क्षेत्र में, आपकी मेडिकल के क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में, आपको जो है वो स्टाइफंड के क्षेत्र में, आपको एमएसएमई, आपको एससी एसटी फीमेल्स में, आपको दवाइयों के क्षेत्र में, आपको जो है वो बुजुर्गों को लेकर के जो इनकम टैक्स में रिबेट के क्षेत्र में, आपको अगर 2 मकान आप होल्ड करते हो किराए के क्षेत्र में, उन मकानों से जो आपको टैक्स लगता है उसके क्षेत्र में, 12 लाख की लिमिट के क्षेत्र में, देन उसके अलावा आप लेदर के क्षेत्र में, आप जो है वो ईवी पे डिस्काउंट के क्षेत्र में, आप
बैटरी, मोबाइल की, मैं कितनी बातें आपको लगता है कि मुझे, अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग, मैं बहुत सी बार पहले भी बोलता था जब जीएसटी आई थी तो पीपल सेज के साथ जीएसटी लग गई, अब हमारे बिजनेस जो है खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं उनको बोलता था कि आप एक तरफ सिर्फ जो है वो सेलर हो, आप मैनी साइड पे आप परचेजर हो। जब आपको रास्ता साफ दिखेगा, जब आप एज ए परचेजर जीएसटी को लेकर के जब आप कहेंगे कोई टैक्स नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो कोई सब कुछ साफ है बिल्कुल हमारे लिए, तो आप कितनी जगह आनंद की अनुभूति करोगे। रियल जब आपको आज लग रहा है बहुत बड़ी बात है युवाओं के लिए। ठीक है सर, वक्त की कमी रहता है, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि ओवरऑल अगर हम बजट का हम अगर एक कंक्लूजन निकालें तो आप क्या देखते हैं इस बजट को देखकर? मैं हर्षदा एक ही सेंटेंस में बात पूरा करना चाहूंगा कि जब देश प्रगति की राह पर होता है तो हमें छोटी छोटी चीजें मिलकर के बड़ी चीज की तरफ जाती हैं। हर छोटे आदमी को कोई भी चीज अगर मिलती है, एक गरीब आदमी को, छोटे आदमी से मेरा मतलब हर एक आम आदमी को कोई छोटी सी चीज भी मिलती है, अगर वो रिटायर्ड आदमी है और उसको जो टैक्स में डिस्काउंट 2.5 लाख से बढ़ के 6 लाख होता है तो उसको लगता है कि आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट वन। तो मैंने जितनी आपको चीजें गिनाई हैं, कहीं ना कहीं हर आदमी को कुछ ना कुछ मिला है। और बजट सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब जो है वो ये कर दिया वो कर दिया, बजट क्लैरिटी हर वर्ग के साथ होनी चाहिए। और मैं इस बजट में पाता हूं कि ये बजट देश को आगे ले जाने वाला है। और जो आदमी लगातार 8वां बजट प्रेजेंट कर रहा है, उसके कंसेप्ट इतने क्लियर हैं कि वो भी देश की प्रगति के लिए जो है एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। ठीक, बहुत बहुत थैंक यू सर आज जुड़ने के लिए और बजट के ऊपर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए, और इसी के साथ खास कार्यक्रम में आ जाना। थैंक यू अर्षिता।